हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चंस आपको एफएसएसएआई की टेक्निकल पोस्ट कोई भी हो उसके अंदर, और साथ ही साथ अगर कोई एफसीआई का एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम है या फिर आपका कोई लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो रेस्पिरेशन से वहाँ पे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, पूरा ऑल ओवर प्रोसेस देखेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन देखा जाए तो वैसे बहुत बड़ा एक टॉपिक है अगर हम डिटेल में जाएं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर इस वीडियो में आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा और अच्छा खासा आपको एक नॉलेज मिलेगा यहाँ से, और जैसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको आप कर पाएंगे ईजिली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो लोग भी चैनल पर नए होते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, काफ़ी वहाँ पे पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं। आप जा कर के मीडिया सेक्शन में जब चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अगर दोस्तों बात करें रेस्पिरेशन की, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूँ, अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको रेस्पिरेशन दोबारा से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद ही ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा अटेंशन रखिएगा यहाँ पर जब आप इसको समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादातर लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और इसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें दोस्तों रेस्पिरेशन, और एक टर्म आता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही डिफरेंट हैं। रेस्पिरेशन एक कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाला एक लॉन्ग प्रोसेस है, और ब्रीदिंग जो है एक उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं। तो रेस्पिरेशन अगर हम देखें टेक्निकली, तो रेस्पिरेशन इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो सभी ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी हो, सभी में आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। और एक ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें आपको कैटाबॉलिक रिएक्शंस और इसके साथ ही साथ एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों ही देखने को मिलेंगी, यानी कि ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा और आपको सिंथेसिस भी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से इसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर्स विद इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आपको सेल के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए कभी कभी इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द एनर्जी is produced by the breakdown of glucose, which is further used by cell to perform various functions। कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों, ग्लूकोज से पहले हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, अगर ये मान लिया ह्यूमन बॉडी है, तो अगर आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, सबसे पहले उस सॉलिड फूड को अपनी बकल कैविटी यानी कि माउथ के अंदर रखते हैं। फिर वो वहाँ से जब आप देखेंगे कि तो हमारी बकल कैविटी यानी कि माउथ के अंदर जो एंजाइम होता है, जिसको सेलेब्री एंजाइम एमाइलेज बोलते हैं, उसकी हेल्प से फूड का एक पार्शियल डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। उसके बाद में वो फूड इज़ोफेगस की मदद से जाता है हमारे स्टमक में। वहाँ पर जो डिफरेंट एंजाइम होता है उसकी वजह से वहाँ पर उसका ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद में देखेंगे कि आप वो फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर एक तरीके से उस फूड का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद में उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। तो कहने का मतलब जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था, जो स्टार्च या सुक्रोज खाया था, जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो फर्दर ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि ग्लूकोज एक सिंपलर शुगर है, उसमें जाकर के कन्वर्ट होगा। फिर उस ग्लूकोज से क्या होगा कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। डायरेक्टली ग्लूकोज से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, उसका भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है, द एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विच इज़ फर्दर यूज बाय द सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। कहने का मतलब यही है कि अगर हमारी बॉडी को कुछ भी करना है, हमारी बॉडी के अंदर जितने फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उन सभी के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो एनर्जी जो है ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ह्यूमन के लिए क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, विदाउट एनर्जी वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। उसके बाद में लिखा है आगे, every living species from a single celled organism to dominant multicellular organism
परफॉर्म रेस्पिरेशन। कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल हो जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, और अगर कोई डोमिनेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन बॉडी, तो सभी के अंदर आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि फूड का या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का हमारी बॉडी का यूज़ करती है और डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेसेस होते हैं या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए। अब दोस्तों बात आती है कि जैसा मैंने आपको बताया कि एनर्जी की ज़रूरत क्या होती है हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। तो थोड़ा सा अगर हम टेक्निकली देखें कि नीड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, आखिर रेस्पिरेशन की हमें ज़रूरत क्यों है, तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क, यानी कि कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑल एक्टिविटीज़ सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिपेयर, ग्रोथ हो गया और रिपेयर हो गया, डेवलपमेंट्स हो गया एंड मूवमेंट रिक्वायर एनर्जी। यानी कहने का मतलब है छोटे से छोटा प्रोसेस भी हमारी बॉडी के अंदर होता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, रेस्पिरेशन से मिलेगी। तो जब एनर्जी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है तो रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी के लिए। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, और एनर्जी का एक तरीके से अगर सोर्स की बात करें तो क्या है, वो है फूड, विच दे ईट, जो कि हम ईट खाते हैं। द फूड इन द बॉडी अंडर गोज ऑक्सीडेशन टू रिलीज एनर्जी। उस फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। द प्रोसेस ऑफ फूड ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक वर्ड में अगर हम बोलें कि जो फूड ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। The process of this oxidation take place inside the cell and therefore it is called cellular respiration। कहने का मतलब है ये जो प्रोसेस है ये आपको सेल के अंदर देखने को मिलेगा। जो सेल होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलेगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। आगे दोस्तों अगर बढ़ें तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो टाइप के रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एरोबिक और एनएरोबिक। दोनों का मेजर डिफरेंस अगर देखा जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन तब होगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, अगर ऑक्सीजन अब्सेंस है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये मेजर दो टाइप के रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे देखेंगे। जो अगर हम बात करें जो ये जो फेजेस लिखे हुए हैं ये स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन के हैं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो जो फेजेस होते हैं यानी कि स्टेजेस होती हैं पूरे रेस्पिरेशन में, वो बेसिकली 3 होती हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद में आता है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको TCA साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब पहले ग्लाइकोलिसिस चलेगी, उसके बाद में सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, यानी कि ETC भी बोलते हैं और ETS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये एक तरीके से मेजर 3 स्टेप होते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, ये तीनों ही जो स्टेप हैं ये तभी परफॉर्म होंगे किसी भी सेल में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। विदाउट ऑक्सीजन के ये परफॉर्म नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो केवल आपको ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगी। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा स्टेप है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर O2 है तो भी, अगर O2 नहीं है तो भी ग्लाइकोलिसिस बॉडी में चलेगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली ग्लाइकोलिसिस तो चलेगी, लेकिन उसके बाद में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये 2 स्टेप भी आगे के होंगे परफॉर्म। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस चलेगी, और ग्लाइकोलिसिस के बाद में अगला स्टेप होगा फर्मेंटेशन, जिसको हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलिसिस प्लस फर्मेंटेशन अगर हो रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसीलिए जो फर्मेंटेशन होता है वो ज़्यादातर एनएरोबिक प्रोसेस होता है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखें एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया,
तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। कहने का मतलब यही है कि सेल के अंदर होता है ये भी, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, इसलिए हम और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस वजह से हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। It is a continuous process that take place within the cell of animals and plants. This process can be explained with the help of chemical equation. अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप सबसे पहले फूड को कंज्यूम करेंगे, उस फूड को लेने के बाद में उसका ब्रेकडाउन होगा, उसका ब्रेकडाउन यानी कि उसका डाइजेशन होगा। जब डाइजेशन होगा तो ये जो फूड है ना वो कॉम्प्लेक्स शुगर में होता है, यानी कि स्टार्च या फिर सुक्रोज में। फिर जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो फर्दर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमें, वाटर मिलती है, इसके साथ में एटीपी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब कोई कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो वहाँ पर जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ होगी, एक तरीके से रूल होता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि वाटर भी रिलीज़ होगा। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, वाटर रिलीज़ होता है, इसके साथ में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो एनारोबिक प्रोसेस होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी, ऑक्सीजन की अब्सेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इस वजह से हम इसे बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। द केमिकल इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर अब्सेंस है। तो आप देख पा रहे हैं फर्मेंटेशन होगा, और जब फर्मेंटेशन होगा तो हमें अल्कोहल मिलेगा, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर रिलीज़ होगी दोस्तों, उसका अमाउंट काफ़ी कम होगा और वाटर यहाँ पर रिलीज़ नहीं होगा। वाटर तभी रिलीज़ होगा जब ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन के साथ में किसी भी चीज़ का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर कन्फर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वाटर रिलीज़ नहीं होगा और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका भी अमाउंट काफ़ी कम होगा, और इसके साथ में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसका भी अमाउंट इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में जो एनर्जी होगी वो भी काफ़ी कम होगी उसके कंपैरिजन में। यहाँ पर देखेंगे आप एक एक फिगर है जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी ऑल ओवर प्रोसेस को समझने में। जैसे कि मैंने बताया था अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर 3 साइकिल्स चलेंगी, एक ग्लाइकोलिसिस और एक सिट्रिक एसिड और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलिसिस में ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का और हमें पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। उसके बाद में उस पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में वो जाएगा, वहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगी। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो भी हमें रिड्यूस को एंजाइम वगैरह मिलेंगे या फिर एटीपी हो गया, और रिड्यूस को एंजाइम जाएंगे आगे जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर वहाँ से हमें क्या होगा, कुछ फाइनल एटीपी मिलेंगे जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है 3 स्टेप का, इसको आप देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिए कि जो हमारा सबस्ट्रेट था, यानी कि जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो उसके 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ग्लूकोज जाएगा हमारे बॉडी के जो सेल्स होती है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलेगी, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और वहाँ से हमें जब ब्रेकडाउन होगा तो हमें पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यानी कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो पायरुवेट होता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो हमें यहाँ पर 2 पायरुवेट कंपाउंड मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी कार्बन का लॉस नहीं हो रहा है। हमारे 6 कार्बन थे, 6 के 6 कार्बन से हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, यानी कि 2 पायरुवेट कंपाउंड हमें मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ। उसके बाद में ये जो पायरुवेट है फर्दर आगे जा कर के क्रेब साइकिल चलेगी। क्रेब साइकिल जब चलेगी तब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें
NaDH मिलेंगे, यहाँ पे 8 NaDH मिलेंगे, ठीक है। इनिशियली आपको 2 NaDH मिलेंगे और उसके बाद में 2 FADH2 मिलेंगे। देखिए जो NaDH है यहाँ से आपको 1 NaDH से 3 ATP मिलेंगे। इस तरीके से मिला करके ये NaDH और ये FADH2 ये जाएंगे फर्दर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। वहाँ से फाइनली हमें 38 ATP और नेट ATP की अगर हम बात करें, जब आप देखेंगे कि ये NaDH2 और FADH2 टोटल ऑल ओवर मिला करके जो हमें ATP रिलीज़ करके देंगे, ATP का फॉर्मेशन जब होगा इसमें, तो नेट हार्वेस्ट हमें 38 ATP मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है कि हमें 38 ATP मिल रहे हैं, यानी कि ATP क्या है, ATP इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें 38 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 38 ATP मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ग्लूकोज जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देखा ये एक ऑल ओवर पूरा प्रोसेस था जिसको आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा अगर और देखें, थोड़ा सा डिटेल में जाएं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये आप समझ गए होंगे, अभी तक आपको याद हो गया होगा। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ कॉमन इन ऑल प्लांट एंड हायर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी सेलुलर रेस्पिरेशन है, दैट टेक प्लेस इन द absence ऑफ ऑक्सीजन एंड इज़ कॉमन इन ऑल लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब आप समझ रहे हैं जो कि मल्टी सेलुलर नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ठीक है, उसमें देखने को मिलेगा आपको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, इसकी ऑक्सीजन की अब्सेंस में पाया जाएगा। ग्लूकोज यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। मैंने बताया था आपको कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जो भी आपका सब्सटेंस है यानी कि ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ब्रीदिंग फिनोमिना आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों जो एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें। बट इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आपने देखा था कि आपको अल्कोहल देखने को मिला था, इथाइल अल्कोहल बनेगा, उसके साथ में CO2 बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको वाटर नहीं देखने को मिलेगा या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल होगा या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन आपको देखेंगे कि वहाँ पर वाटर आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों बात करें टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहने का मतलब है जो ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप होता है ना, तो वो तो साइटोसॉल में होता है सेल के, लेकिन सेल के अंदर जो आपका क्रेब्स साइकिल होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये आपको सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। ये कुछ माइनर यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं, ये पूछ लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है बॉडी में। इट इन्वॉल्व्स क्रेब्स साइकिल एंड ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यहाँ पर देर इज़ नो क्रेब्स साइकिल और ETS, देर इज़ फर्मेंटेशन, यहाँ पर आपको केवल फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा। एनर्जी प्रोडक्शन हाई होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन वेरी लो होता है। अकर्स इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, अकर्स इन फ्यू ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है, और आपको ये समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन क्यों होता है। अगर इतना समझ में आ गया आपको तो बहुत ज़रूरी है इतना समझना। इतना अगर आपने समझ लिया तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर रेस्पिरेशन होता क्यों है और कहाँ पर होता है और कैसे होता है। इतना ही काफ़ी है आपके जानने के लिए। अगर फर्स्ट टाइम में आपको इतना समझ में आ गया है तो अगर आपको कुछ और डाउट होते हैं तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि FSSAI में और कौन से टॉपिक हैं जिनको आप पहले फिनिश करना चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।